स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, उसके जो चार फैक्टर थे वो क्या होते हैं, यूटिलिटी क्या होती है, कितने तरह की यूटिलिटी होती है, चार तरह की यूटिलिटी पढ़ी थी। चार तरह के जो हमारे फैक्टर थे वो पढ़े थे हमने, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है। देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। देखिए, अब यहाँ पर कल हमने पढ़ा था कि इनपुट आउटपुट का रेशो। अब यहाँ जो फंक्शन है इसमें हम पढ़ेंगे कि हम क्वांटिटी में पढ़ेंगे कि हम फिजिकल में कितनी यूनिट डाल रहे हैं और हमें कितना आउटपुट हमें रिसीव हो रहा है। तो देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट इन द एग्जिटिंग स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, क्या होगा, आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो तो वही की वही रहेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आपका आउटपुट हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो। हर प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि वो कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट रिसीव कर सके। तो यही इसमें कह रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन गिव द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वेरियस इनपुट डेट आर रिक्वायर्ड टू गिव यील्ड इवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। यही कह रहा है वो कि आपको मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट लगाओ लेकिन आपको मैक्सिमम आउटपुट क्या हो, रिसीव हो। उसके बाद देखिए, कॉप डगलस थे, उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन दिया। इन्होंने 1960 के लगभग ऐसा कुछ इन जो कंपनी है उन पे कुछ रिसर्च किया था, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया। वो क्या, देखिए, आउटपुट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एंड इनपुट यूज्ड आर लेबर एंड कैपिटल। यस, आउटपुट तो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग है, एक प्रोडक्शन है कि सब कुछ इनपुट चारों फैक्टर काम होने के बाद जो निकलता है वो आउटपुट होता है। लेकिन इनपुट क्या होता है, आपकी लेबर और कैपिटल। तो कॉप डगलस का जो आपका जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो क्या है, देखिए, क्यू इक्वल टू क्या है, क्यू यानी कि आउटपुट है आपका, के एल की पावर ए, सी यानी कैपिटल की पावर 1 माइनस ए। तो देखिए, Q यानी कि आउटपुट है, L यानी क्वांटिटी ऑफ लेबर है, C क्या है आपका, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल है, K और A क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे लेकिन कांस्टेंट रहेंगे। अब देखिए, जब उन्होंने पहले क्या होता था हमारे यहाँ पर लेबर के, वैसे भी इंडिया जो है लेबर इंसेंसिव है, लेबर इंसेंटिव है, तो क्या होगा, देखिए, लेबर का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 3/4, और जो कैपिटल होगा वो क्यों कितनी, 1/4 होगी। ठीक है, अब देखिए आते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में देखिए लॉन्ग रन होता है, शॉर्ट रन होता है। अब लॉन्ग रन होता है वो क्या होता है, लॉन्ग रन में ये होता है कि एटलीस्ट एक फैक्टर क्या होगा आपका, फिक्स्ड होगा। कुछ भी चीज़ लो आप, एक चीज़ को क्या मानोगे, प्रोडक्शन का जो एक फैक्टर होगा वो फिक्स्ड होगा, वो कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली ये कैपिटल या इंटरप्राइजेज लेता है, लेकिन या एंटरप्राइज लेता है, लेकिन नॉर्मली क्या होगा, आपका एक जो फैक्टर होगा वो फिक्स्ड होगा। लेकिन जो लॉन्ग रन होगा ना, लॉन्ग रन में क्या होंगे, आपके सारे फैक्टर क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। जैसे कि मान लीजिए शॉर्ट रन में आप इतना चेंज नहीं कर पाते, इसलिए क्या होता है, एक फैक्टर को आपको फिक्स रखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई गोडाउन लिया, अब गोडाउन में जितनी कैपेसिटी होगी, तो शॉर्ट रन में आप एकदम से उस गोडाउन का कैपेसिटी में आपने मान लीजिए उसमें 500 टन माल आता है, तो आपने 500 टन फिल कर दिया, लेकिन उसकी कैपेसिटी अब आपको और चाहिए, तो 500 टन से आपको उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन वो क्या है, एक आपका फिक्स फैक्टर है, फिक्स्ड जो फैक्टर है, अब फिक्स फैक्टर है तो वो क्या करेगा, आपको हर्डल्स है आपके लिए, जैसे आपके अपने कल कंस्ट्रेंट पढ़े थे, तो वो क्या हर्डल है आपके, तो आप क्या करोगे, उस हर्डल को दूर करोगे, तो उसके लिए क्या करोगे, आपको टाइम चाहिएगा। तो वो शॉर्ट रन में क्या है, वो हर्डल आ रहा है, लेकिन जैसे आप क्या करोगे, इस हर्डल को हटा दोगे तो आप क्या होगे, लॉन्ग रन में आ गए। यानी कि अब आप क्या कर सकते हो, आपने नया वेयर हाउस ले लिया या एक्सटेंड कर लिया, उस जगह को और बढ़ा दिया, एक्सपेंशन कर दिया उस जगह का, तो क्या हो गया आप लॉन्ग रन में आ गए, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब वो फैक्टर भी आपके लिए फिक्स नहीं रहा, वो भी क्या हो गया, वेरिएबल आ गया। तो यही होता है कि शॉर्ट रन में क्या होता है, एटलीस्ट एक फैक्टर आप फिक्स रखेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में सारे जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। चलिए पढ़ते हैं हम। देखिए, ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉन्स्टेंट या फिक्स्ड रहेगा, जनरली कैपिटल होती है। ठीक है, देर इज नो, अब लॉन्ग रन में क्या होगा, देर इज नो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन प्लानिंग हॉरिजन, ऑल द फैक्टर्स प्रोडक्शन आर वेरिएबल। ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। जैसे जैसे प्रोडक्शन होता जाएगा तो आपको क्या, रॉ मटेरियल भी आप चेंज कर पाओगे, लेबर भी चेंज कर पाओगे, आप जगह भी अपनी बड़ी कर पाओगे, तो ये सारी लॉन्ग रन में होगा। लेकिन शॉर्ट रन में एटलीस्ट एक फैक्टर तो आपको फिक्स रखना ही पड़ेगा। प्रोपोर्शन बिटवीन फैक्टर क्या होता है, देखिए, प्रोपोर्शन क्या होगा, देखिए, अब प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर ओनली। देखिए, अगर जैसे मान लीजिए
आपका वेरिएबल फैक्टर बढ़ा तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन जो फिक्स फैक्टर होगा ना वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि जगह थोड़ी बढ़ रही थी। मैंने अभी बताया जैसे कि आपके मान लीजिए 500 टन आपने प्रोडक्शन किया तो आपकी रॉ मटेरियल भी बढ़ा होगा, तो रॉ मटेरियल से आपका प्रोडक्शन भी बढ़ा होगा, लेकिन आपकी जो जगह है वेयर हाउस है वो तो 500 टन ही माया ना, उसमें वो तो आप बढ़ा नहीं पाए ना। लेकिन जब आपने क्या किया उसको एक्सटेंड कर दिया तो आप लॉन्ग रन में चल गए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है देखिए, लॉन्ग रन में प्रोडक्शन इज चेंज बाय द चार्जिंग ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्टिमुलसली। क्या होगा, जैसे कि आपके सारे प्रोडक्शन, जैसे अब मान लीजिए आपने क्या किया, अपना गोडाउन वेयर हाउस भी क्या किया, बढ़ा दिया। आप 500 की जगह टन की जगह 1000 टन आ सकता है, तो क्या हुआ, हर चीज़ बढ़ गई ना भाई। आपका जो फिक्स फैक्टर था वो तो खत्म हो गया, अब सारी चीजें वेरिएबल हो गई। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, तो पहले 500 के अब आप 1000 कर सकते हो, 1000 की कैपेसिटी हो गई तो सारी चीजें क्या हो गई, बढ़ गई। तो ऐसे ही शॉर्ट रन में क्या होता है, एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स्ड होता है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, ऑल फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अब इस थ्योरी इसको क्या बोला जाता है, देखिए एक फैक्टर जो फिक्स्ड होगा ना इसको बोला जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये ओनली शॉर्ट रन में ही एप्लीकेबल होगा, और जो लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल है वो क्या होगा, लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होगा। तो ये आप याद रखिएगा कि शॉर्ट रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है। शॉर्ट रन में क्या होगा, वेरिएबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और इसमें क्या होगा, एटलीस्ट वन फैक्टर क्या रखना पड़ेगा आपको, कांस्टेंट की कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और लॉन्ग रन में क्या होगा, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, एंड क्या होगा, लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल होगा। चलिए अब इसके कुछ अजम्पशंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम। यस, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होगा, क्योंकि शॉर्ट रन लॉन्ग रन है ना। जैसे मैंने बोला 500 टन, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, लेकिन जैसे आपके पास पैसा आ गया या कुछ आ गया तो आपने जैसे अपनी कैपिटल को क्या किया, वेरिएबल कर दिया, वही तो फिक्स रखी थी। अब मान लीजिए पैसा आ गया, कैपिटल बढ़ गई, तो आपने क्या किया, नया वेयर हाउस ले लिया। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे चलता है। टेक्नोलॉजी मानते हैं कि टेक्निकल नॉलेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम इज रिमेन कांस्टेंट। इसमें ये माना जाता है कि जो आप जिस टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हो ना, और टेक्नोलॉजी क्या होगी, आपकी रिमेन कांस्टेंट होनी चाहिए। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिविजल इनटू द मोस्ट वैल्यूएबल यूनिट्स। यस, जो आपका प्रोडक्शन है ना वो यूनिट्स में डिवाइड होना चाहिए, डिविजिबल यूनिट्स होनी चाहिए। द प्रोड्यूसर यूजिंग इज द बेस्ट टेक्निक। यस, वो अपनी जो फैक्टर्स है उनका फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बेस्ट टेक्निक वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए उसके पास, वो फुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए उन चीज़ों का। तो ये 4 अजम्पशन है, हम ये मान के चलना पड़ेगा। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको ये जो डायग्राम याद हो गया तो समझ लीजिएगा आपके 8 to 9 क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो हम ये डायग्राम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए अब डायग्राम डिस्कस करते हैं। क्या है देखिए, ये रहा। अपन ने पहले जब अपन ने पढ़ा था टीपी और एमपी अपने कहाँ पढ़ा था, जब अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, तो उसमें टीपी में भी पढ़ा था टू बड़ा में जीरो, टू मैक्सिमम में जीरो। मैंने उसमें वीडियोस देखिएगा मेरी, उसमें है। तो देखिएगा इसमें क्या है, हम 3 का, उसमें हमने 2 का रिलेशन पढ़ा था, टोटल प्रोडक्शन का, मार्जिनल प्रोडक्ट। इसमें हम 3 का रिलेशन पढ़ेंगे, इसमें एवरेज प्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो ये यस, देखिए ये जो आपके ऊपर लाइन जा रही है ना, ये वाली, ये देखिए ये क्या है आपकी टीपी, यानी कि टोटल प्रोडक्शन। पहले क्या हो रहा है देखिए, ये इस पॉइंट तक तो क्या हो रहा है, बढ़ रही है। फिर ये पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, फिर क्या हो रहा है, यहाँ बढ़ तो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रही है। ऐसे ही एमपी देखिए, एमपी क्या हो रहा है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन। तो देखिए पहले ये क्या हो रहा है, यहाँ ये रहा, एक मिनट रखिएगा, देखिए ये यहाँ तक तो बढ़ रहा है, इस पॉइंट तक तो, इसके बाद कम हो रहा है, ये यहाँ तक कम हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। इस जगह तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एमपी क्या होता है, देखिए ये इस पॉइंट तक जहाँ ये दो एक दूसरे को, एमपी और एपी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, वहाँ तक तो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, वो भी डाउन हो रहा है। देखिए अब ये देखिए यहाँ पर, तो इनको कुछ स्टेज है। देखिए पहली जो स्टेज होती है यहाँ तक की, जहाँ तक क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
ये देखिए इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए इस पॉइंट तक क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है ना जहाँ पर तक टीपी आपका क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। फिर उसके बाद देखिए यहाँ तो क्या हुआ, एकदम इंक्रीज बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और फिर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। उसके बाद देखिए आपका एमपी जो है वो एमपी क्या कर रहा है, एमपी देखिए पहले तो क्या हो रहा है, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस हैं। देखिए पहले ऊपर फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें लिखा हुआ है टीपी इज मैक्सिमम, टीपी इज मैक्सिमम, एमपी जीरो एट द पॉइंट। यस यही हो रहा है। देखिए ये जो आपका सी पॉइंट है इस पे एमपी तो क्या हो रहा है, एकदम जीरो हो रहा है, लेकिन इस पे टीपी क्या हो रहा है, एकदम मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद एपी इज मैक्सिमम। अब एपी मैक्सिमम कब होगा, जब एपी और एमपी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, जिस जगह दोनों इक्वल होंगे तो वो क्या है, बी पॉइंट है आपका। देखिए एक मिनट, ये देखिए बी पॉइंट। उसके बाद टीपी जैसे गिर रहा हो तो एमपी क्या हो रहा है आपका, नेगेटिव हो रहा है। और ये जो बढ़ रहा है, अब देखिए ये जो टीपी है, ये टीपी क्या हो रहा है, देखो व्हेन टीपी इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट एमपी शोन द इंक्रीज। यस अब देखिए टीपी और एमपी में क्या हो रहा है, देखिए जो ये आपका किस पॉइंट तक बढ़ रहा है, ये बी पॉइंट तक ऊपर। ये देखिए इस पॉइंट तक मैं बताती हूँ आपको। यस इस पॉइंट तक देखिए, ये रहा ये पॉइंट तक। इस पॉइंट तक क्या हो रहा है आपका, जो टीपी है वो बढ़ रहा है। तो टीपी बढ़ रहा है तो आपका एमपी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये देखिए ये एमपी भी बढ़ रहा है, ये देखिए एमपी भी बढ़ रहा है। ठीक है, व्हेन टीपी इंक्रीज एट द डिक्रीजिंग रेट। अब यहाँ तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, लेकिन अब बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। ये देखिए बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। तो ये क्या होगा आपका, जहाँ पर एमपी क्या होगा, एमपी अब आपका गिरता हुआ है, एमपी गिर रहा है। यस इस पॉइंट तक देखिए, ये यहाँ तक तो बढ़ रहा था, अब ये यहाँ से गिर रहा है। अब टीपी इस पॉइंट पे टीपी क्या हो रहा है आपका, मैक्सिमम हो गया, तो आपका एमपी क्या हो गया, जीरो, जीरो हो गया। अब जैसे ही टीपी गिर रहा है, ये देखिए टीपी नीचे गिर रहा है, तो एमपी क्या हो रहा है आपका, नेगेटिव हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। डायग्राम याद रखेंगे तो ये सारी चीज़ें अपना समझ में आ जाएगी। 2-3 बार घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा डायग्राम बनाने की, अपना समझ में आएगा। और ये एटलीस्ट आपके 7 to 8 क्वेश्चंस आपके कैरी करता है ये, तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। अब चलिए आगे देखिए टोटल प्रोडक्शन यानी कि टोटल आउटपुट यानी कि, ठीक है। फिर एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, टोटल में आप यूनिट्स का भाग लगाएंगे, टीपी जो होगा उसमें यूनिट्स का भाग लगाएंगे तो आपका एपी आ जाएगा। मार्जिनल क्या होता है, मार्जिनल वही एडिशनल यूनिट्स होता है, या इसका फॉर्मूला भी देखा था अपन ने कि एमपी बराबर क्या होगा, टीपी एन, वही जो अपन ने लॉ ऑफ वेरिएबल में देखा, लॉ ऑफ वेरिएबल मार्जिनल उसमें देखा था, सेम वही है ये डिमिनिशिंग मार्जिन में देखा था। उसके बाद रिलेशन बिटवीन एपी और एमपी देखिए। अब देख बोथ एपी और एमपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द टीपी। यस टीपी से निकलेंगे। एपी कैसे निकला, एपी तो निकला कि टीपी में अपने क्वांटिटी का डिवाइड किया, और एमपी कैसे निकला कि एक टीपी से दूसरी टीपी में जितना चेंज हो, जैसे 10 थी 20 हो गई तो कितने का 10, तो एमपी आ गया 10। ये सब मैंने उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन में पढ़ाया, वो टेबल में आप देखिएगा समझ में आएगा। उसके बाद देखिए व्हेन एपी राइज एंड एमपी ऑल्सो राइज बट एमपी इज, यस देखिएगा जब एपी राइज होगा ना तो हमेशा, और एमपी भी राइज होगा तो एपी एमपी जो होगा वो ऊपर होगा। देखिए ये रहा इसमें देखिएगा मैं बताती हूँ। देखिए ये क्या कह रहा है कि व्हेन एपी राइज, एपी कहाँ तक राइज हो रहा है, एपी हो रहा है इस बी पॉइंट तक। ये देखिए ये, तो आपका एमपी भी क्या होगा, एमपी भी बढ़ रहा है। अब ये याद रखिएगा जब एपी बढ़ रहा है ना तो आपका एमपी बढ़ भी रहा होगा और घट भी रहा होगा। वो कैसे घट रहा होगा मैं बताती हूँ। इस ए पॉइंट तक तो बढ़ रहा है, और ये जो इतना सा पॉइंट है ना यहाँ भी घट रहा है। तो एपी जब बढ़ रहा होगा तो एमपी बढ़ भी रहा होगा और घट भी रहा होगा, तो दोनों पॉइंट है इसमें। उसके बाद जब एपी बढ़ रहा है एमपी भी बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन एमपी क्या है वो एपी से ज़्यादा है। यस यही हो रहा है,
एपी देखिए, एपी यहाँ पर नीचे है और एमपी ऊपर है, तो एमपी ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हेन एपी इज मैक्सिमम, अब एपी मैक्सिमम कहाँ होगा, जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे बी पॉइंट पे, ठीक है। से एमपी कर्व कट्स द एपी कर्व एट द मैक्सिमम पॉइंट, यस ओके। देन एपी, अब एपी क्या होगा, नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो एमपी भी गिरेगा, लेकिन अब गिरते टाइम पे क्या होगा, एपी ऊपर हो जाएगा और एमपी नीचे हो जाएगा, ठीक है। देर आर मेन सिचुएशन व्हेन एमपी डिक्रीज एंड एपी डिक्रीज, यस याद रखिएगा, एपी कभी भी एवरेज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि वो टोटल प्रोडक्शन से निकलता है, टोटल प्रोडक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए एपी भी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन एमपी जो है मार्जिनल जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। यही सेम चल रहा है रिलेशन, देखिए व्हेन एपी राइज तो एमपी क्या होगा, एपी से ज़्यादा होगा, यस। एपी मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों एक दूसरे को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एमपी डिक्लाइन स्लाइटली अर्लियर, यस, जब क्या होगा, एमपी को थोड़ी सी जल्दी होती है, वो क्या होता है, देखिए जल्दी से क्या होता है, एपी के बदले पहले से ही गिर जाता है, इस ए पॉइंट के बाद से ही गिर रहा है, ये देखिए, ये देखिए इस ए पॉइंट के बाद से गिरना चालू हो गया ये, ठीक है। इसके बाद उसके बाद देखिए एमपी कर्व कट्स एपी फ्रॉम अबव व्हेन एपी इज मैक्सिमम, यस, ए बी पॉइंट पे काट रहा है, अब ऊपर से नीचे की ओर काट रहा है। उसके बाद देखिए व्हेन एपी डिक्रीज, यस, जब दोनों गिर रहे होंगे तो एमपी क्या होगा, नीचे होगा, एपी क्या होगा, ऊपर होगा। एमपी कर्व डिक्लाइन स्टेपली देन एपी, यस, अब गिरेगा भी जल्दी, एमपी कर्व डिक्लाइन गिरेगा भी जल्दी। एमपी में बिकम जीरो नेगेटिव बट एपी कंटिन्यूसली रिमेन पॉजिटिव, मैंने बोला ना एपी कभी भी क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो ये जो डायग्राम है ये अच्छे से देखिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आएगा कि स्टेज फर्स्ट क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है। फर्स्ट होती है जहाँ तक एक दूसरे को एपी और एमपी कट कर रहे हैं, बी जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है जब तक नेगेटिव नहीं हो जाता, और नेगेटिव के बाद वाली होती है वो थर्ड स्टेज होती है। चलिए ये देखिए, ये डायग्राम है, ये देखिएगा जहाँ पर, हाँ अब ये देखिएगा जहाँ तक टीपी बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है, ये देखिए इस पॉइंट पे मैं बताती हूँ आपको, इस पॉइंट पे ये देखिए, ये जो दोनों पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, जहाँ दोनों बढ़ रहे होते हैं। चलिए ये आपका हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट, यस देखिए लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल क्या होता है। देखिए अब अपन ने पढ़ा था अभी तक, तो क्या पढ़ा आपने, लॉ ऑफ वेरिएबल। अब ये क्या होता है, रिटर्न स्केल, स्केल यानी कि जो लॉन्ग रन में काम आता है वो क्या होता है। देखिए इसमें क्या करेंगे अपन, ऑल फैक्टर इनपुट इन द प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी चेंज, यस मैंने बोला ना सारे जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। द बिहेवियर ऑफ आउटपुट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द चेंज इन द क्वांटिटीज और फैक्टर इन, यस सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए आपका इनपुट आपने 10 से 20 किया तो आउटपुट भी क्या होगा आपका 10 से 20 ही आएगा, सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगा, ठीक है। कीपिंग द फैक्टर प्रोपोर्शन अल्टरनेट नॉन एज, इसको बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। अब देखिए इसके 3 तरह के हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब ये क्या होता है ये देखिए, ये मैं आपको बताती हूँ, देखिए मान लीजिए, अरे यार एक मिनट, देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न क्या होगा, मान लीजिए आपने 10x यूनिट ली और 10y यूनिट ली, ठीक है, तो ये दोनों लिया तो आपका जो आउटपुट निकला वो निकला 10z, ठीक है, ठीक है। अब कांस्टेंट में क्या होगा, इंक्रीजिंग में ये तो आपने लिया, लेकिन अगर मान लीजिए आप इसको बढ़ा के, अब निकल गया, ठीक है, अब ये तो शुरू में था, अब अपन ने इसको क्या किया, बढ़ा दिया, तो मैंने 10 से इसको क्या किया 20 कर दिया, इसको भी 20 कर दिया, और ये 10 से मैंने 20 किया ना, लेकिन जो आपका आउटपुट है ना वो क्या हुआ, 20 की जगह 25 हो गया। तो ये क्या हुआ, जितना प्रोपोर्शन में इनपुट डाला उससे ज़्यादा निकला ना, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। ऐसे ही कांस्टेंट में सेम चलेगा।
अगर ये 10 है तो ये भी 10 है। ऐसे अगर ये 20 हो रहा है तो ये भी 20 होगा, उसी प्रोपोर्शन में, ठीक है। इसके बाद देखिए डिमिनिशिंग में क्या होगा, अगर ये 10 है, x है, तो ये भी 10 है। लेकिन अगर मैं इसको 5 कर दूँ, इसको 5 कर दूँ, और ये इतने से कम नहीं होगा, जैसे कि ये सेम प्रोपोर्शन में कम हुआ ना, अब ये 10 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, तो ये क्या हुआ, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। देखिए पढ़िए, stimulus increase all the input in the same given proportion result in the more than proportionate increase in output। यही हो रहा है कि मैंने 10 से 20 किया, लेकिन जो आपका आउटपुट है वो 25 आया, तो इंक्रीज आया, इसलिए इंक्रीज रिटर्न टू स्केल। उसके बाद कांस्टेंट में क्या होगा, देखो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द ऑल दो इनपुट रिजल्ट इन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द आउटपुट। क्या होगा, दोनों में इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। ये याद रखिएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जैसे ही 10 हो रहा था वो भी 20 हुआ, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाना, तो इसलिए इसको बोला जाता है लीनियर होमोजीनियस फंक्शन। इंक्रीज तो हुआ लेकिन उसी प्रोपोर्शन में हुआ। डिमिनिशिंग में क्या है, देखिए स्टिमुलस इंक्रीज ऑल द इनपुट इन द सेम गिवन प्रोपोर्शन रिजल्ट इज अ लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द आउटपुट। यस, क्या हुआ, बढ़ा तो सही या कम किया अपन ने जो भी किया, लेकिन क्या हुआ, उससे कम में हुआ। जैसे 10 था, मैंने 5 किया, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, उसको 10 to 4 ही हुआ, इतना ही चेंज हुआ। तो ये याद रखिएगा कि इससे लेस देन प्रोपोर्शनेट में चेंज होता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, परसेंट पता करना है कि कितना परसेंट चेंज हुआ है, ठीक है। अब देखिए कुछ अब कुछ इंटर्न इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है, वो क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, कुछ चीज़ें होती है जो हमारे बिजनेस के हमारे कंट्रोल में होती है, उनको बोलते हैं इंटरनल। जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। जो हमारे बिजनेस के अंदर होती है उनको बोलते हैं इंटरनल, जो बाहर होती है उनको बोलते हैं एक्सटर्नल। अब इकोनॉमी का मतलब होता है जो हमारे फेवर में हो, डिस इकोनॉमी का मतलब होता है जो हमारे फेवर में नहीं हो। देखिए अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, यूज ऑफ ग्रेटर डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइज्ड मशीनरी एट अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट द जनरली टर्म एज इंटरनल इकोनॉमी। क्या बोला जाता है, जो लेबर वगैरह जो स्पेशलाइज्ड होती है, मशीनरी होती है, वो इंटरनल इकोनॉमिक्स में आती है। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि टेक्निकल हमारी टेक्निक बहुत अच्छी होगी तो वो हमारे प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी है, या हमारी जो कंपनी है जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके लिए अच्छी है, तो ये हमारे लिए। हमारा मैनेजर बहुत अच्छा है, मैनेजरल जो फंक्शन है हमारा वो बहुत अच्छा है, तो हमारे लिए अच्छा है। हमारी कॉमर्शियल, हमें रॉ मटेरियल सस्ते में मिल रहा है तो हमारे लिए अच्छा है। हमारी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी, तो हमारे लिए। हमें फाइनेंशियल है, यानी कि हमारा पैसा हमें जल्दी से मिल जाता है, हमारे पास पैसा ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। तो देखिए टेक्निकल में क्या है, अगर हमारी टेक्निक बहुत अच्छी है तो ये हमारे लिए क्या है, इकोनॉमी है। तो ये क्या है, हमारे लिए केवल हमें मिल रहा है इसको लाभ, इंडिविजुअल, याद रखिएगा, ऑल ओवर नहीं, इंडिविजुअल आपको मिल रहा है क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो ये इसका प्रॉफिट आपको मिल रहा है, तो ये आपके लिए क्या है, इकोनॉमी, इंटरनल इकोनॉमी। मैनेजर फंक्शन, आपका जो मैनेजर जो स्टाफ है, जो मैनेजर है वो अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है आपके प्रोडक्शन, तो ये क्या आपके लिए अच्छा है। कॉमर्शियल, आपको रॉ मटेरियल सस्ते में मिल रहा है तो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा है। आपकी रिस्क बियरिंग जो क्षमता है वो अच्छी है, कैपेसिटी अच्छी है, तो ये आपके लिए अच्छी है। फाइनेंशियल, आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो ये आपके लिए, केवल आपके लिए अच्छा है। तो देखिए ऑल दीज फैक्टर आर विद इन द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड थस आर इंटरनल फैक्टर। यस, दीज फैक्टर इनिशियली एक्स इकोनॉमी बट आफ्टर ए, यस, एक पॉइंट के बाद क्या होता है, ये डिस इकोनॉमी हो जाते हैं अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए कैसे, अब देखिए कुछ एक्सटर्नल भी होते हैं, वो क्या होते हैं, देखिए चीपर रॉ मटेरियल। अब ये क्या होगा, इसका जो डिस इकोनॉमी या जो इकोनॉमी होगी ये केवल आपको नहीं मिलेगी, ये सबको मिलेगी। अब वो कैसे होगा, देखिए चीपर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट फॉर एंटायर, यस, पूरी एंटायर इंडस्ट्री के लिए, तो ये सबके लिए होगा। अब ठीक है, ये इकोनॉमी आपके लिए नहीं होगी, ये सबके लिए फायदा होगा। टेक्निकल डेवलपमेंट फॉर एंटायर इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री के लिए टेक्निकल बहुत अच्छी होगी, तो सबको मिलेगा, आपको अकेले को नहीं मिलेगा। डेवलपमेंट, सॉरी,
डेवलपमेंट ऑफ स्किल लेबर, यस आपको स्किल लेबर, आपकी लेबर क्या है, स्किल्ड है, अच्छी स्पेशलाइज्ड है, तो ये आपके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, मतलब कि पूरी एंटायर ग्रोथ। एनिसरी इंडस्ट्री, एनिसरी इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जो छोटी छोटी नहीं होती, जैसे कि मान लिया आपका कार का प्रोडक्शन है तो कोई नट बोल्ट बना रहा है, कोई बोनट बना रहा है, कोई वायरिंग बना रहा है, तो वो जो इंडस्ट्री, अगर वो इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी है तो आपका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, तो वो चीज़ है। उसके बाद आता है बेटर ट्रांसफॉर्मेशन, यस बेटर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है आपका मार्केटिंग अच्छी है, तो ये सबके लिए बढ़िया है। अगर मार्केटिंग अच्छी है सबकी, या आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल रही है, तो आप जल्दी से आपका माल कहीं से कहीं रॉ मटेरियल टाइम पे पहुंच सकता है, प्रोडक्शन कहीं पे हो सकता है, टाइम पे हो सकता है, ये सब चीज़ें। अब आता है एक्सटर्नल क्या होती है, देखिए एक्सटर्नल में आएगा राइज इन फैक्टर, यस आपके जो 4 फैक्टर है उनकी प्राइस क्या हो, ज़्यादा बढ़ जाए, लेबर आपको महंगी मिल रही है, लैंड आपको महंगी मिल रही है, तो क्या होगा, ये फिर आपके दिक्कत होगी। हायर कॉस्ट, तो क्या होगा, ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस होंगे, आप यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, आपको ये रूल फॉलो करना होगा, सब्सिडी नहीं मिलेगी आपको, ये आप पे टैक्स होगा, तो ये सारी क्या है, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें होगी तो क्या होगा, फिर दिक्कत होगी। तो ये डिसएडवांटेज है एक तरह का, और ये इकोनॉमी जो क्या है वो आपके एडवांटेज है, ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे कि इकोनॉमी जो एडवांटेज है वो क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, तो ये आपको याद रखने। इसके बाद आपको वो डायग्राम जो है, भाई ये डायग्राम तो आपको रटना ही है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना आप आएगा। सिर्फ ये डायग्राम याद रखेंगे, अपना समझ में आएगा कि टीपी कहाँ जा रहा है, एमपी कहाँ जा रहा है, एमपी एपी कहाँ जा रहा है, कैसे इनका रिलेशन है, ये पूरा आपको समझ में आएगा, सिर्फ डायग्राम याद रखिएगा। तो ये ड्रॉ करिएगा, डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये आपको समझ में आएगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, तो ये सारे